हेलो एवरीवन, आपका स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पर। मैं राघवेंद्र सिंह इस सेशन में क्या करने वाला हूं, क्लास 10 का चैप्टर 9 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसका तीसरा पार्ट पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है स्पेशिएशन। जी हाँ, ऑलरेडी हमने 2 पार्ट पढ़ लिया है। पहले पार्ट में हमने हेरिडिटी के बारे में पढ़ा, दूसरे पार्ट में हमने इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे स्पेशिएशन के बारे में कि किस तरीके से नए स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। तो शुरू करें बिना किसी देरी के। आइए बच्चों, सबसे पहले अगर हमको स्पेशिएशन के बारे में पढ़ना है तो हमको ये पता होना चाहिए कि स्पीशीज क्या होती है ना। तो जैसे आप यहां देख रहे हो, एक स्पीशीज बर्ड की एक स्पीशीज से कई सारी स्पीशीज का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पेशिएशन। तो एक स्पीशीज की परिभाषा यानी डिफिनीशन क्या होती है। तो अगर हम बात करें क्या ह्यूमन और मंकी के बीच में रिप्रोडक्शन हो सकता है, नहीं। तो इसका मतलब यह है कि ह्यूमन अलग स्पीशीज है और मंकी अलग स्पीशीज है, और ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके बीच में रिप्रोडक्शन पॉसिबल है वो सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। यानी कि स्पीशीज की डिफिनीशन क्या हो गई, स्पीशीज आर द इंडिविजुअल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच कैन रिप्रोड्यूस। ठीक है, समझ में आया। तो गाय और क्या शेर है ना, गाय और शेर के बीच में रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कि गाय यानी काऊ अलग स्पीशीज है और शेर अलग स्पीशीज है, लेकिन शेर और शेरनी के बीच में रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, यानी कि दोनों एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। समझ में आया। यानी रिप्रोडक्शन का स्पीशीज का सीधा साधा कनेक्शन है रिप्रोडक्शन से। अगर रिप्रोडक्शन मुमकिन है तो वो सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, और अगर रिप्रोडक्शन 2 पार्टनर के बीच में पॉसिबल नहीं है तो वो डिफरेंट स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। समझ में आया। तो बस वही चीज है कि कैसे इवोल्यूशन से नए स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, यानी किस तरीके से स्पेशिएशन होता है, यही हमको जानना है। उसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, याद करो, अगर आपने इस सेशन का, इस चैप्टर का सेकंड सेशन देखा होगा, सेकंड पार्ट देखा होगा जिसमें हमने इवोल्यूशन पढ़ा था, तो उसमें बीटल्स के बारे में हमने पढ़ा था। बीटल्स का एग्जाम्पल लेकर इवोल्यूशन को समझा था। ठीक है, उन्हीं बीटल्स का एग्जाम्पल लेकर हम स्पेशिएशन को समझते हैं। ठीक है, तो वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन लीड्स टू स्पेशिएशन। क्लियर, समझ में आया। चलो, तो वही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन के वजह से क्या होगा, स्पेशिएशन होगा, यानी कि न्यू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज होगा। क्लियर, समझ में आया। तो अगर हमको स्पेशिएशन पढ़ना है तो इवोल्यूशन पढ़ना जरूरी था, इसीलिए देखो सेकंड पार्ट में हमने इवोल्यूशन पढ़ लिया कि किस तरीके से वेरिएशन के वजह से इवोल्यूशन होता है। और इवोल्यूशन जब होता है तो नए स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, और जब भी नए स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है तो इसी प्रोसेस को हम स्पेशिएशन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज नोन एज स्पेशिएशन। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए हमने कौन सा एग्जाम्पल कंसीडर किया, वही बीटल्स का जो हमने सेकंड पार्ट में कंसीडर किया था। ठीक है, मान लेते हैं कि इफ बीटल स्प्लिट्स इनटू 2 पॉपुलेशन दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस विथ ईच अदर, दे कैन बी कॉल्ड एज 2 इंडिपेंडेंट स्पीशीज। ये तो मैंने पहले ही बताया है आपको, है ना, कि अगर बीटल्स में इतना चेंज आ जाए, इतना वेरिएशन आ जाए कि बीटल आपस में, बीटल के 2 ग्रुप में रिप्रोडक्शन ना हो, तो हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों बीटल्स क्या हैं, अलग अलग स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, है ना। क्योंकि अगर सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं तो उनमें रिप्रोडक्शन होना चाहिए, और अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब कि जो बीटल्स का वो ग्रुप है, पॉपुलेशन है, वो अलग अलग स्पीशीज को बिलोंग करता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि ये कैसे संभव हो सका, है ना। चलो, तो हम एक मान लेते हैं, एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, पहाड़ी पर क्या है, पूरे ग्रीन प्लांट्स फैले हुए हैं, और उन प्लांट्स पर कौन रहते हैं, बीटल्स। तो वही लिखा है, कंसीडर व्हाट वुड हैपन इफ द बुशेस द बीटल्स फीड ऑन आर स्प्रेड वाइडली ओवर ए माउंटेन रेंज।
मतलब एक पहाड़ी की माउंटेन रेंज है ना, पहाड़ी श्रृंखला है, उसके ऊपर बहुत सारे हरे भरे प्लांट्स, बुशेस, झाड़ियाँ फैले हुए हैं, जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है। और उन झाड़ियों में, पत्तियों में कौन पाए जाते हैं? बीटल्स पाए जाते हैं, जो उनको खाते हैं और जिंदा रहते हैं। ठीक है, द बीटल पॉपुलेशन बिकम्स वेरी लार्ज एज ए रिजल्ट। अब क्योंकि खाना भरपूर है तो बीटल्स लगातार खाएंगे और रिप्रोडक्शन करेंगे, जिसके वजह से बीटल की पॉपुलेशन पूरे पहाड़ी पर क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। तो बीटल बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में पाए जाएंगे क्योंकि खाना भरपूर है। ठीक है, क्लियर? बट इंडिविजुअल बीटल्स फीड मोस्टली ऑन ए फ्यू नियर बाय बुशेस थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम, दे डू नॉट ट्रेवल फार। अब बुशेस, पूरे ग्रीन प्लांट्स फैले हुए हैं और उनके ऊपर बहुत सारे बीटल्स पाए जाते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि बीटल्स खाने के तलाश में बहुत किलोमीटर दूर जाते होंगे पहाड़ियों पर? नहीं, है ना, वो अपने अगल बगल ही खाना खोजते होंगे। इंसान तो है नहीं कि इंसान खाना की तलाश में कई किलोमीटर दूर जा सकता है, लेकिन ये जो छोटे छोटे बीटल्स, कीड़े हैं, खाना भरपूर हर जगह, पूरे पहाड़ी पे ग्रीन प्लांट्स हैं तो खाना भरपूर है, लेकिन जब खाना भरपूर है तो क्यों दूर जाकर खाएंगे, है ना? ये अपने आसपास खाना को खोजेंगे, ग्रीन प्लांट्स को खोजेंगे और उनको खाएंगे, है ना? समझ में आया? ज़्यादा दूर बीटल्स ट्रेवल नहीं करेंगे। इतना क्लियर है? चलिए, अब सो इन दिस ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ बीटल्स देयर विल बी सब पॉपुलेशन इन नेबरहुड। अब इस बहुत बड़ी पहाड़ी में बीटल्स बहुत दूर खाने के तलाश में नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि बीटल का एक पॉपुलेशन केवल इतने दूर पाया जाता हो और 2-3 किलोमीटर दूर बीटल्स का दूसरा ग्रुप पाया जाता हो, यानी कि उसी पॉपुलेशन में कई सारी क्या होगी? सब पॉपुलेशन होगी। क्या होगी? सब पॉपुलेशन, जिनमें से कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एक सब पॉपुलेशन बीटल्स की। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बीटल्स की दूसरी सब पॉपुलेशन, है ना? तो पॉपुलेशन कई सारे सब पॉपुलेशन में बटी होगी क्योंकि बहुत बड़ी पहाड़ी है ना? और ऐसा नहीं है कि बीटल्स एक जगह से दूसरे जगह बहुत दूर जाते होंगे प्लांट्स के खोज में, क्योंकि उनके नियर बाई में बहुत भरपूर प्लांट है, खाना मौजूद है, तो वो अपने आसपास ही रहते होंगे बीटल्स। तो बीटल्स का एक ग्रुप आसपास रहता है, उसी तरह कहीं दूर बीटल्स का दूसरा ग्रुप होगा। तो वही कहा जा रहा है कि जो पहाड़ी पर बीटल्स की पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में कई सारे छोटे छोटे सब पॉपुलेशन होंगे, जरूर होंगे। ठीक है, कुछ यहाँ आसपास खाते हैं, कुछ यहाँ रहते हैं, कई सारे बीटल्स यहाँ रह रहे हैं, कई सारे बीटल्स यहाँ रह रहे हैं। तो पॉपुलेशन में भी क्या है? सब पॉपुलेशन है। इतना क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं। ऑफ कोर्स एन ओकेशनल एडवेंचरस बीटल माइट गो फ्रॉम वन साइड टू अनदर। अब हो सकता है, जैसा कि मैंने पढ़ाया पहले भी, कि हो सकता है कि कोई बीटल एक सब पॉपुलेशन से उड़कर दूसरे सब पॉपुलेशन में चला जाए। पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है ना? एक सब पॉपुलेशन से दूसरे सब पॉपुलेशन में चला जाए। जैसे इंसान एक देश से दूसरे देश जाते हैं कि नहीं, तो ऐसा जरूर संभव है कि एक जो बीटल है, जो बाकी बीटल से थोड़ा सा अलग था, उसने सोचा कि मैं कुछ एडवेंचर करता हूं, दूसरे सब पॉपुलेशन में घूम के आता हूं। तो वो क्या किया? हो सकता है कि वो उड़ के गया हो, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, है ना? ये देखो, उड़कर एक अपने सब पॉपुलेशन से दूसरे सब पॉपुलेशन के पास जाकर मिला। सब उसका स्वागत कह रहे हैं, आओ मेहमान आया। दूसरे सब पॉपुलेशन जो बीटल्स का है वो क्या कह रहे हैं? अरे मेहमान आया, है कि नहीं? या ऐसा भी हो सकता था कि वो उड़ के नहीं गया हो, कौवे ने उसको खाने के लिए पकड़ा लेकिन खाया नहीं। कौवे के चोंच से वो क्या हो गया? वो बीटल गिर गया और जाकर दूसरे बीटल्स के दूसरे सब पॉपुलेशन में मिल गया, है कि नहीं? तो ये भी पॉसिबल है कि वो उड़ के गया हो, और ये भी पॉसिबल है और ए बीटल इज पिक्ड अप बाय क्रो फ्रॉम वन साइड एंड ड्रॉप्ड इन द अदर साइड विदाउट बीइंग ईटन, बिना खाए हुए, है ना?
तो दोनों पॉसिबिलिटी है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ऐसा ज़रूर पॉसिबल है कि बीटल अपने सब पॉपुलेशन से उसी पहाड़ी पर किसी दूसरे बीटल्स के सब पॉपुलेशन पे क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, है ना, जैसा कि आप यहां देख रहे हो। क्लियर? यहां क्या दिख रहा है, बीटल का एक सब पॉपुलेशन, है ना, और ये है बीटल का दूसरा सब पॉपुलेशन। क्लियर? यहां सबको छोटा ए बोल दिया हमने और यहां सबको बोल दिया बड़ा ए, मतलब एक ये सब पॉपुलेशन, एक सब पॉपुलेशन ये। तो कोई ना कोई एक बीटल उड़कर या कौवे द्वारा ले जाकर किसी दूसरे सब पॉपुलेशन में क्या कर दिया गया होगा, छोड़ दिया होगा, ड्रॉप कर दिया गया होगा। यही समझाने की कोशिश हो रही है। अब इससे होगा क्या, अब ये बीटल जो यहां रहा करता था पहाड़ी के किसी दूसरे सब पॉपुलेशन में आकर मिल गया, है ना। अब इन आइदर केस द माइग्रेंट बीटल विल रिप्रोड्यूस विद द लोकल पॉपुलेशन, यानी कि अब ये जो बीटल है जो अपने घर को छोड़कर, अपने ग्रुप को छोड़कर आकर दूसरे बीटल्स के ग्रुप में सब पॉपुलेशन में मिल गया, तो अब ये इन लोगों के साथ, इन बीटल्स के साथ क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। और उसके वजह से क्या होगा, यहां जो जीन पाए जाते होंगे वो जीन अब इस ग्रुप में ट्रांसफर हुए। दिस विल रिजल्ट इन द जीन्स ऑफ द माइग्रेंट बीटल एंटरिंग इन न्यू पॉपुलेशन, यानी जो कैरेक्टर, जो जीन यहां पाए जाते थे, जो खासियत यहां थी, वो खासियत जीन्स के माध्यम से, रिप्रोडक्शन के वजह से वो जीन अब इस पॉपुलेशन में क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए, है कि नहीं। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये बीटल उड़कर यहां नहीं आया होता, तो जीन का फ्लो नहीं होता। लेकिन अब क्योंकि ये अपने ग्रुप को छोड़कर इस ग्रुप में आकर मिल गया और रिप्रोडक्शन किया, तो रिप्रोडक्शन के वजह से इसका जो जीन है, जो खासियत थी, वो अब इस ग्रुप में ट्रांसफर हो गई, हुई कि नहीं। तो वही लिखा है, दिस काइंड ऑफ जीन फ्लो, जीन का फ्लो हुआ कहां से कहां, इस सब पॉपुलेशन से इस सब पॉपुलेशन में, इज बाउंड टू हैपन बिटवीन पॉपुलेशन दैट इज पार्शियली बट नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड। तो ये जो दो सब पॉपुलेशन थी, दूरी मतलब सेपरेट तो थी लेकिन पार्शियली सेपरेट थी, परमानेंटली या कंप्लीटली सेपरेट नहीं थी, ठीक है। और इस वजह से ये संभव हो पाया कि यहाँ का जो बीटल है वो उड़कर यहाँ आ गया और यहाँ रिप्रोडक्शन किया, और उसके वजह से जीन का फ्लो इस सब पॉपुलेशन से इस सब पॉपुलेशन में जीन का फ्लो हुआ। क्लियर है कि नहीं, इतना समझ में आया। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं, अब आगे क्या हुआ। इफ हावेवर बिटवीन द टू सब पॉपुलेशन a large river comes into the existence, the two population will be further isolated, the level of gene flow between them will decrease even further। अगर ये मान लिया जाए कि जो दो सब पॉपुलेशन थी बीटल्स की, उनके बीच में अगर एक नदी आ जाए, तो दोनों बीटल का सब पॉपुलेशन, एक ये सब पॉपुलेशन है ना, इसको हमने बोल दिया सपोज सब पॉपुलेशन ए, क्लियर, और ये दूसरी सब पॉपुलेशन, सपोज इसको हमने बोल दिया बी। अभी ये दोनों जो बीटल्स का ग्रुप था पहाड़ी पर, उस पहाड़ी के बीच में से बरसात की वजह से मान लो एक नदी आ गई, बहुत बड़ी नदी, और नदी आने की वजह से एक बीटल इधर हो गया, एक बीटल्स का ग्रुप समूह यानी सब पॉपुलेशन दूसरे तरफ हो गया, तो अब ये कंप्लीटली सेपरेट हो गए, है ना। अब ये क्या हो गए, कंप्लीटली सेपरेट हो गए। तो अब इधर और इधर जो सब पॉपुलेशन है बीटल्स की, उनके बीच में जो जीन फ्लो है वो बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इधर से उधर बीटल्स जाने का चांस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बीच में क्या आ गई, नदी आ गई, है ना। तो नदी के वजह से ये जो डिस्टेंस है वो और बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं। तो बढ़ने की वजह से बीटल्स का इधर से इधर ट्रांसफर होना जो चांस था वो चांस कम हो गया। तो जब बीटल एक पॉपुलेशन सब पॉपुलेशन से दूसरे सब पॉपुलेशन जाने का जो चांस है वो कम हो गया,
तो रिप्रोडक्शन का चांस भी कम हो गया और जीन फ्लो का चांस भी कम हो गया। तो वही लिखा है कि जब जीन फ्लो बिटवीन देम मतलब किन के बीच, दोनों सब पॉपुलेशन के बीच में जो जीन का फ्लो है वो नदी आ जाने से क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ओवर जनरेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट विल एक्यूमुलेट डिफरेंट चेंजेस इन ईच सब पॉपुलेशन। अब ये दोनों अलग हो गए, है कि नहीं, बीच में नदी आने के कारण अब दोनों के बीच में जीन फ्लो रुक गया, ठीक है। अब ये अलग तरीके से इवॉल्व हो रहा है, इसका इवोल्यूशन हो रहा है, और इस ग्रुप का सब पॉपुलेशन का अलग तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है। दोनों अलग अलग इवॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो दोनों सब पॉपुलेशन के जो बीटल्स होंगे वो अलग अलग तरीके से अलग अलग कैरेक्टर्स ग्रो करेंगे, मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स अडॉप्ट करेंगे और वो अलग अलग तरीके से इवॉल्व होंगे। क्लियर। ऑल्सो नेचुरल सिलेक्शन में ऑल्सो ऑपरेट, और इसी समय इन दोनों सब पॉपुलेशन में नेचुरल सिलेक्शन भी हो रहा होगा। कैसे, मान लेते हैं thus for example in the territory of one sub population crows eliminated by the eagles। मान लेते हैं कि इस सब पॉपुलेशन में जहां ये बीटल्स रहा करते थे वहां कौओं को किसने खत्म कर दिया, ईगल्स ने। तो अगर कौवे खत्म हो गए तो फिर जो यहां बीटल्स थे ग्रीन रंग के उनको कौन खाएगा, हाँ, कोई नहीं खा पाएगा, मतलब उनको खा नहीं पाएगा बीटल्स, मतलब क्रो खा नहीं पाएंगे क्योंकि क्रो को ईगल्स ने खत्म कर दिया। तो यहाँ इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है कि नहीं। लेकिन दूसरी सब पॉपुलेशन में ऐसा तो हुआ नहीं, तो वहाँ क्या होंगे, वहाँ बीटल्स की संख्या कम हो जाएगी। तो नेचुरल सिलेक्शन यहाँ अलग तरीके से काम कर रहा है, यहाँ इस सब पॉपुलेशन में अलग तरीके से काम कर रहा है, वही लिखा है यहाँ। Thus for example in the territory of one subpopulation crows are eliminated by eagles, but this does not happen for the other subpopulation where crow numbers are very high। तो एक उसी समय पे बीच में नदी आ गई, नदी आने के वजह से इन दो सब पॉपुलेशन के बीच में जीन फ्लो रुक गया। क्यों रुक गया, क्योंकि इसके मेंबर ना उधर जा रहे हैं, उसके मेंबर ना इधर आ रहे हैं। तो जब दोनों ग्रुप के मेंबर्स के बीच में रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जीन का फ्लो कैसे होगा, तो जीन का फ्लो रुक गया, है ना। अब ये अलग तरीके से इवॉल्व कर रहा है, ये सब पॉपुलेशन अलग तरीके से इवॉल्व कर रहा है, और उसी समय जो नेचुरल सिलेक्शन है वो दोनों सब पॉपुलेशन में अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। यहाँ क्या हुआ, यहाँ नेचुरल सिलेक्शन कुछ इस तरीके से हुआ कि ईगल्स ने क्रो को ख़त्म कर दिया। क्रो ख़त्म हो जाने की वजह से यहाँ बीटल्स की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, और यहाँ क्रो अभी है तो यहाँ बीटल्स की संख्या क्या होगी, कम होगी, है कि नहीं। तो नेचुरल सिलेक्शन भी काम कर रहा है। एज अ रिजल्ट द ग्रीन वेरिएशन विल नॉट बी सेलेक्टेड एट द फर्स्ट साइट वाइल इट विल बी स्ट्रांगली सेलेक्टेड एट द सेकेंड। मतलब एक जगह ग्रीन बीटल्स क्या हो जाएंगे, संख्या में ज़्यादा हो जाएंगे, और दूसरे जगह कम हो जाएंगे, है कि नहीं, समझ में आया। तो कुल मिलाकर नेचुरल सिलेक्शन भी काम कर रहा है, वो भी अलग अलग तरीके से। तो इसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा, टुगेदर द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, जो जीन फ्लो का प्रोसेस था और नेचुरल सिलेक्शन का जो प्रोसेस था, दोनों ने मिलकर विल रिजल्ट इन दीज टू आइसोलेटेड सब पॉपुलेशन ऑफ बीटल्स बिकमिंग मोर एंड मोर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जैसे जैसे समय बीतेगा जीन फ्लो का रुक जाना, जेनेटिक ड्रिफ्ट का रुक जाना, जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब जीन का फ्लो, तो वो कम हो गया। फिर नेचुरल सिलेक्शन के वजह से दोनों सब पॉपुलेशन में डिफरेंस आया, और ऐसा बहुत समय तक हुआ, कई हजार सालों तक मान लो हुआ। उसके वजह से अल्टीमेटली ऐसा होगा कि दो इतने सेपरेट सब पॉपुलेशन बीटल्स के बन जाएंगे जिनके बीच में रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा। इवेंचुअली अल्टीमेटली मेंबर्स ऑफ दीज टू ग्रुप्स विल बी इनकेपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग विथ ईच अदर। यानी ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये जब कई हजारों साल तक चलेंगी तो अल्टीमेटली ऐसा होगा कि बीटल्स की जो दो सब पॉपुलेशन थे, दो ग्रुप थे, उनके बीच में रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा। और रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि दोनों क्या हो गए, अलग स्पीशीज बन गए। तो इस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन, इवोल्यूशन, जीन फ्लो के रुक जाने से नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम स्पेशिएशन कहते हैं। ठीक है,
तो वही लिखा है, इवेंचुअली मेंबर्स ऑफ दीज टू ग्रुप विल बी इनकेपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग विथ ईच अदर इवन इफ दे हैपन टू मीट, अल्टीमेटली क्रिएटिंग न्यू स्पीशीज। यानी हजारों साल तक अलग अलग रहने पर उनमें इतना ज़्यादा चेंज आ गया कि अब वो आपस में रिप्रोडक्शन ही नहीं कर सकते, वो मिलने के बाद भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो अगर इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन नहीं संभव है तो हम कह सकते हैं कि दोनों बीटल्स का जो ग्रुप है वो दोनों अलग अलग स्पीशीज है। तो नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ। शुरुआत में एक स्पीशीज थी लेकिन बाद में 2 स्पीशीज बन गई, तो ये क्या हुआ, स्पेशिएशन हुआ, स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर, समझ में आया? तो मैंने बीटल्स के एग्जाम्पल से समझाया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमने स्पेशिएशन पढ़ लिया, अब हम इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन के बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि इवोल्यूशन से पुराने जो जीव हैं, ऑर्गेनिज्म है, उनसे नए जीव बनते हैं कि नहीं, तो उनके बीच जो पुराने ऑर्गेनिज्म है और जो नए स्पीशीज हैं उनके बीच कोई लिंक तो होगा, है ना। तो उस लिंक को समझने के लिए अगर हम लिंक समझ पाएंगे, उनके कैरेक्टर को समझ पाएंगे, तो हम उनको क्लासिफाई कर पाएंगे। ठीक है, चलो, तो वही लिखा है कि बेस्ड ऑन हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन वी कैन वर्क आउट द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ दीज स्पीशीज वी सी अराउंड अस। तो हम अपने आसपास जितने भी स्पीशीज को देखते हैं उनके बीच कोई रिलेशन अगर हमको पता लगाना है तो उस रिलेशन को पता लगाने के लिए हमको इवोल्यूशन और हेरिडिटी समझना जरूरी है। ठीक है, इट इज ए शॉर्ट ऑफ गोइंग बैकवर्ड इन टाइम, वी कैन डू दिस बाय आइडेंटिफाइंग हायरार्कीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन स्पीशीज। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम चाहते हैं स्पीशीज के बीच रिलेशनशिप पता लगाना, तो हमको ये देखना होगा कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है। और इवोल्यूशन कई हजार साल पहले से चल रहा था और अभी तक चल रहा है, तो इसका मतलब हमको थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। तो अगर हम पास्ट में जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि किस तरीके से पिछले हजार या लाखों सालों से इवोल्यूशन हो रहा था, जिसके वजह से आज नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ है ना। तो इसके लिए हमको कुछ ऑर्गेनिजम्स की, स्पीशीज की कैरेक्टर्स को देखने पड़ेंगे, है ना। क्लियर, जैसा कि कहने का मतलब यह है कि इंसान, ठीक है, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरेंगुटैन, ये जितने भी अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम पास्ट में जाएंगे तो किसी एक सिंगल स्पीशीज से इनका क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। चाहे इंसान हो, चाहे चिंपैंजी हो, चाहे गोरिल्ला हो, चाहे ओरेंगुटैन हो, है ना, ये सभी का एंसेस्टर मतलब हमारे पूर्वज कहीं ना कहीं एक थे, और उन्हीं एक सिंगल एंसेस्टर से, सिंगल स्पीशीज से अलग अलग ब्रांच निकली, अलग अलग समय पे इवोल्यूशन हुआ और इतनी नई स्पीशीज का क्या हो गया, फॉर्मेशन। चिंपैंजी अलग स्पीशीज है, हम इंसान अलग स्पीशीज हैं, है कि नहीं। तो अगर आपको स्पेशिएशन समझना है, नई स्पीशीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये समझना है, तो थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा, इवोल्यूशन को देखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो वही लिखा है, और इसके लिए हम स्पीशीज के बीच में जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको हम समझ के हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, चलो, तो सिमिलैरिटीज इन कैरेक्टरिस्टिक अमंग ऑर्गेनिज्म विल अलाउ अस टू ग्रुप देम और डिफरेंशिएट देम एंड देन स्टडी द ग्रुप्स। मतलब जो स्पीशीज के बीच में सिमिलैरिटीज होती हैं उनके आधार पर हम अलग अलग स्पीशीज को एक साथ एक ग्रुप में रख सकते हैं। तो जिनमें ज़्यादा सिमिलैरिटीज होंगी उनको एक साथ रखेंगे, और जिसमें सिमिलैरिटीज कम होंगी, डिफरेंसेस ज़्यादा होंगे कैरेक्टर्स में, उनको हम अलग रखेंगे। जैसे कि इंसान और बंदर में सिमिलैरिटीज ज़्यादा है तो हम इनको एक ग्रुप में रखेंगे, है ना। लेकिन इंसान और चिड़िया में, बर्ड्स में सिमिलैरिटीज कम है तो इनको अलग अलग ग्रुप में रखेंगे। तो कहने का मतलब ये है, हम क्या देख रहे हैं, हम स्पीशीज का कैरेक्टर देख रहे हैं, क्या उसकी खासियत है, उसके क्या गुण हैं, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं स्पीशीज का। ठीक है, तो अब बात आई कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स मतलब क्या, ठीक है, व्हाट इज मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स।
तो कैरेक्टरिस्टिक्स आर द डिटेल्स ऑफ अपीयरेंस ऑफ बिहेवियर। किसी स्पीशीज का जो अपीयरेंस है कि वो दिखता कैसा है, उसके हाथ कितने हैं, पैर कितने हैं, सर कितने हैं, उसकी आंखें कितनी हैं, है ना, तो वो चलता है, रेंगता है, दौड़ता है, ये तो अपीयरेंस हो गया। और उसका बिहेवियर कैसा है, वो खाना चबा के खाता है कि खाने को घोट जाता है, इन सब आधार पर यही चीज़ें क्या कहलाती हैं, उस स्पीशीज़ की कैरेक्टरिस्टिक कहलाती हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स, हमको अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पता है किसी भी स्पीशीज़ की, तो हम दो स्पीशीज़ के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप हाथी और बंदर और इंसान में अगर मुझे रिलेशन पता करना है, कौन सा, इवोल्यूशनरी रिलेशन, तो मुझे इन स्पीशीज़ के क्या देखने पड़ेंगे, कैरेक्टर्स। और कैरेक्टर्स देखकर मैं पास्ट में इनके जा सकता हूँ और ये पता लगा सकता हूँ कि इन स्पीशीज़ का एंसेस्टर कौन है कि नहीं। तो कैरेक्टर्स मतलब अब आपको समझ में आ गया, कैरेक्टर्स मतलब या तो स्पीशीज़ का बिहेवियर या उसका अपीयरेंस। जैसे कि ह्यूमंस के पास 4 लिम्ब होते हैं, ह्यूमंस के हैव 4 लिम्ब्स, 2 हाथ 2 पैर, तो हाथ और पैर लिम्ब्स कहलाते हैं, है ना। तो 2 हाथ 2 पैर तो 4 लिम्ब्स हुए कि नहीं। तो ये इंसान का क्या है, होमो सेपियंस हमारी स्पीशीज़ है और ये हमारा एक कैरेक्टर है कि नहीं। फिर प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं और भोजन बना पाते हैं, ये प्लांट स्पीशीज़ का एक कैरेक्टर है। अब आपको समझ में आ गया ना। तो ये देखो ह्यूमंस है 4 लिम्ब्स, 1 2 3 4, तो ये भी ह्यूमंस का कैरेक्टर है। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स का कैरेक्टर है। तो अब समझ में आ गया, अपीयरेंस या बिहेवियर को, किसी भी स्पीशीज़ के अपीयरेंस या बिहेवियर को हम कैरेक्टर्स कहते हैं। और अगर कैरेक्टर पता है तो हम कैरेक्टर के आधार पर, अगर कैरेक्टर में ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं तो हम उन स्पीशीज़ को एक ग्रुप में रख सकते हैं, और अगर डिससिमिलैरिटीज़ हैं तो हमको उसको अलग अलग ग्रुप में रखेंगे। और इस तरीके से हमको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्पीशीज़ के बीच में पता लग जाएगा, है कि नहीं। चलो, अब जब हम कैरेक्टर्स को देखकर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं तो हमको कई लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन मिलता है। मतलब हमारे पास अगर स्पीशीज़ को क्लासिफाई करना है तो उसके कई लेवल होते हैं। तो वही लिखा है, सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक विल बी शेयर्ड बाय मोस्ट ऑर्गेनिज्म बट नॉट ऑल ऑर्गेनिज्म। बात तो सही है। और जब इन कैरेक्टर्स के बेसिस पर जब हम स्पीशीज़ को ग्रुप में डालते हैं या ग्रुप से अलग करते हैं तो क्या बनता है, हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन। जैसे हाथी और, मान लो कि इंसान और बंदर को हमने एक ग्रुप में रखा और हाथी को अलग रख दिया, तो कैरेक्टर्स के आधार पर रखा ना। तो हमको, हमारे पास कैरेक्टर्स पता होंगे तो हम ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज़ को क्या कर पाएंगे, क्लासिफाई। तो हमको ये देखना है लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के कई लेवल होते हैं और ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हो रहा है बताइए, कैरेक्टर्स की बेसिस पे। किसके कैरेक्टर, स्पीशीज़ के कैरेक्टर के बेसिस पे। अब कई लेवल क्लासिफिकेशन में पहला लेवल क्या है, मान लेते हैं पहला लेवल है कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल डिज़ाइन। तो सभी ऑर्गेनिज्म किसके बने हैं, सेल से। तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से क्लासिफाई करना, सेल से क्लासिफाई करना। अब सेल 2 टाइप के होते हैं, कुछ सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता जिन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और कुछ सेल जिसमें न्यूक्लियस होता है ना, वो यूकैरियोटिक। तो पहला लेवल क्या हो गया, पहला लेवल हो गया कि ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस है या नहीं है, इस बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को या स्पीशीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वही लिखा है, ए बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल डिजाइन दैट डिफर्स अमंग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज whether the cell has a nucleus or not. Bacterial cells do not have nucleus while cells of most other organism do. तो हम बैक्टीरिया को अलग रखेंगे और बाकी ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल में न्यूक्लियस होता है उसको अलग ग्रुप में रखेंगे। तो ये भी तो एक कैरेक्टर हुआ, और इस कैरेक्टर के बेसिस पे पहला लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ, है कि नहीं। चलो देखो, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, ये न्यूक्लियस दिख रहा है, लेकिन यहाँ आपको न्यूक्लियस दिख रहा है क्या, न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, यहाँ आपको मेम्ब्रेन नहीं दिख रही। तो ये बैक्टीरिया का सेल है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन ये ऐसे ऑर्गेनिज्म का सेल है जिसके पास न्यूक्लियस है। तो ये फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक है। अब वो जितने भी ऑर्गेनिज्म
जिसके पास क्या था, सेल में न्यूक्लियस था, उनको फिर बांट सकते हैं, मतलब सेकेंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो एमंग ऑर्गेनिज्म विथ न्यूक्लिएटेड सेल, मतलब ऐसे है, समझ लो, है ना, इस तरीके से बांट रहे हैं। पहले हमने बांटा कि न्यूक्लियस है या नहीं है, और अगर है तो उसमें भी यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, और अगर मल्टी सेलुलर है तो खाना बना सकता है कि नहीं बना सकता। तो आप क्या देख रहे हो, कई लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर? तो फर्स्ट लेवल ये था कि सेल में न्यूक्लियस है कि नहीं, और अगर न्यूक्लियस है, अगर न्यूक्लियस है तो वो तो या तो यूनिसेलुलर होगा या मल्टी सेलुलर होगा। ये सेकंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया। क्लियर? जैसे कि देखो एमोइबा में न्यूक्लियस होता है, लेकिन ये एक सेल का बना है, यूनिसेलुलर है। वही हाथी भी सेल से बना है, और सेल में क्या है, न्यूक्लियस है, लेकिन ये एक सेल से नहीं बना, ये कई सेल से बना है, तो ये मल्टी सेलुलर है। तो पहला लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, सेल में न्यूक्लियस है या नहीं है, और अगर है तो कितने सेल हैं, एक सेल हैं कि कई सारे सेल हैं। ठीक है? और अगर कई सारे सेल हैं यानी मल्टी सेलुलर है, तो थर्ड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन कि वो खाना बना सकता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से या नहीं बना सकता। तो फिर आया प्लांट्स बना सकते हैं और एनिमल्स नहीं बना सकते। तो हैं दोनों मल्टी सेलुलर, दोनों के सेल में न्यूक्लियस होता है। ठीक है? लेकिन अंतर आ गया थर्ड लेवल पे कि ये प्लांट्स अब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, एनिमल्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो ये हो गया थर्ड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर? अब फोर्थ लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, among the multicellular organism that cannot do photosynthesis। तो वो कौन है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, वो एनिमल्स हैं। वेदर द स्केलेटन इज इनसाइड द बॉडी और अराउंड द बॉडी। तो फिर उन एनिमल्स में फिर एक क्लासिफिकेशन हो सकता है कि जो स्केलेटन है वो शरीर के अंदर है या शरीर के चारों तरफ है। तो अगर आप कुत्तों को देखेंगे तो ये देखो, कुत्ते का स्केलेटन शरीर के अंदर है, हमारा भी स्केलेटन भी अंदर होता है शरीर के। लेकिन अगर बिच्छू को, स्कॉर्पियन को देखोगे तो इसके शरीर के अंदर स्केलेटन नहीं है, इसके शरीर के ये जो चारों तरफ ये जो ऊपरी हिस्सा शरीर का दिख रहा है ना, यही स्केलेटन है, अंदर तो एकदम मुलायम मांस जैसा है। तो ये दोनों मल्टी सेलुलर हैं, दोनों खाना नहीं बना सकते, लेकिन ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका स्केलेटन शरीर के अंदर है, इनसाइड द बॉडी, और ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है मल्टी सेलुलर जिसका स्केलेटन शरीर के चारों तरफ है। केकड़ा वो भी इसी में आएगा, स्केलेटन चारों तरफ है, शरीर के बाहर है ना। मतलब केकड़े को ऊपर से छुओगे तो कड़ा लगेगा ना, और अंदर एकदम मुलायम। लेकिन हम अंदर से हमारा हड्डी है, तो हमारा स्केलेटन अंदर है। क्लियर? तो ये फोर्थ लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है कि नहीं। वी कैन सी दैट देयर इज ए हायरार्की इन डेवलपिंग दैट अलाउज अस टू मेक क्लासिफिकेशन ग्रुप्स। यानी कैरेक्टर्स के आधार पर अगर हम इन सभी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते गए तो अलग लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन था, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, और उनके बीच एक हायरार्की बन रहा है ना। तो वही लिखा है कि एक हायरार्की क्लासिफिकेशन बन रहा है, और इसी क्लासिफिकेशन के आधार पे हमने ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, है ना। क्लियर? चलिए अब देखो, द मोर कैरेक्टरिस्टिक टू स्पीशीज विल हैव इन कॉमन द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड। ये तो बात सही है, दो स्पीशीज के बीच में जितना ज़्यादा कैरेक्टर्स मैच करेंगे, उन दो स्पीशीज के बीच में आपस में रिलेशन बहुत अधिक होगा, वो बहुत करीब के स्पीशीज होंगी, है ना। एंड द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड द मोर रिसेंटली दे विल हैड ए कॉमन एंसेस्टर। और जितना करीब वो होंगी स्पीशीज, उतना ज़्यादा चांस है कि उनका जो एंसेस्टर हो वो क्या हो, कॉमन हो। जैसे ह्यूमन और मंकी के बीच में सिमिलैरिटीज ज़्यादा हैं, तो हम दो स्पीशीज बहुत करीब करीब हैं, और कहीं ना कहीं हम इंसानों का और बंदरों का जो एंसेस्टर है वो कॉमन रहा था। और ये मैंने आपको फोटो से भी दिखाया था। देखो
हम इंसान, बंदर, एप्स, हम सभी का जो एंसेस्टर है वो कॉमन रहा था, और उस एंसेस्टर से ओरेंगुटैन, है ना, गोरिल्ला, चिंपैंजी, इंसान, हम सभी डेवलप हुए, और हमारे बीच हम अलग अलग स्पीशीज तो हैं, लेकिन हमारे बीच जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो अब समझ लो दिमाग में कि वो कैरेक्टर्स जो स्पीशीज में कॉमन है वो ये बताते हैं कि स्पीशीज कितनी क्लोजली रिलेटेड है, और जितना ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होगी उतना ज़्यादा चांस है कि उनका एंसेस्टर भी क्या होगा, कॉमन होगा। समझ में आया? क्लियर? चलो आगे चलते हैं। We can now appreciate that classification of species in fact a reflection of their evolutionary relationship। तो अगर हम स्पीशीज को क्लासिफाई करें तो ये उन स्पीशीज के उनके एंसेस्टर से क्या बताता है, एक रिलेशन बताता है। कौन सा रिलेशन? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज को क्लासिफाई करने का क्या फ़ायदा है, तो फ़ायदा ये है कि स्पीशीज जो इस समय धरती पर है और आज के कई हजारों साल पहले जो उनके एंसेस्टर थे, उनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में मदद मिलती है जब हम स्पीशीज को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स कॉमन मिलेंगे, कुछ क्या कहते हैं, डिसिमिलर मिलेंगे। क्लियर? चलो, तो ये तो समझ में आ गया। अब यही इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को अगर हमको पता करना हो, ट्रेस करना हो, तो कैसे करेंगे, है ना? हाउ कैन वी ट्रेस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। अब कैसे ट्रेस करें, कुछ उसका एग्जाम्पल, बिल्कुल एग्जाम्पल है। दीज कैरेक्टरिस्टिक इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वुड बी सिमिलर बिकॉज दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। मतलब कि अगर दो स्पीशीज जिनके बीच में सिमिलरिटीज ज़्यादा है और जो एक कॉमन एंसेस्टर से ही क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, उनके बीच जरूर कोई ना कोई कॉमन कैरेक्टर्स जरूर होगा। जैसे कि आप यहाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल जरा आप यहाँ फ्रॉग का, लिजार्ड का, बर्ड का और ह्यूमन का क्या देखो, लिम्ब देखो। तो देखने से क्या लग रहा है? देखने से लग रहा है कि चाहे फ्रॉग का लिम्ब हो, चाहे लिजार्ड का लिम्ब हो, चाहे बर्ड का लिम्ब हो, चाहे ह्यूमन का लिम्ब हो, स्ट्रक्चर में एक जैसा है। शुरुआत हुई एक हड्डी की, यहाँ भी शुरुआत हुई एक हड्डी से, यहाँ भी शुरुआत हुई एक हड्डी से, यहाँ भी शुरुआत हुई एक हड्डी से, और एंड में यहाँ बहुत सारी उंगलियाँ हैं, यहाँ भी बहुत सारी उंगलियाँ हैं, यहाँ भी बहुत सारी उंगलियाँ हैं, और यहाँ भी बहुत सारी उंगलियाँ हैं। तो फ्रॉग, लिजार्ड, बर्ड और ह्यूमन के लिम्ब में सिमिलैरिटी है, उनके स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी है, जो ये बता रहा है कि हम सभी का जो एंसेस्टर है वो कॉमन रहा होगा। जी हाँ, जी हाँ, हम सभी का एंसेस्टर कॉमन रहा होगा। क्लियर? समझ में आया? तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहेंगे बताइए? तो ऐसे ऑर्गन्स को हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन, जिनका स्ट्रक्चर तो सेम है। देखो, वही फ्रॉग, लिजार्ड, ह्यूमन, बर्ड का लिम्ब का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन ये काम अलग अलग कामों में आते हैं, उपयोग इसका अलग है। ठीक है, फ्रॉग इसको जंप करने में उपयोग कर रहा है, ह्यूमन चलने में उपयोग कर रहे हैं, लिजार्ड भी दीवार पे चढ़ रही है ना, तो उसके लिए उपयोग हो रहा है, बर्ड इसको उड़ने के लिए यूज़ कर रहे हैं लिम्ब, तो फंक्शन अलग है। तो ऐसे ऑर्गन्स जिनका स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? होमोलोगस ऑर्गन। और होमोलोगस ऑर्गन से क्या पता चल रहा है? होमोलोगस ऑर्गन से ये पता चल रहा है कि अगर फ्रॉग, लिजार्ड, ह्यूमन और बर्ड का लिम्स का स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन अलग अलग है, तो स्ट्रक्चर सेम होना मतलब ये बता रहा है कि हम सभी का जो एंसेस्टर था वो कॉमन था। जी हाँ, एंसेस्टर तो कहीं ना कहीं कॉमन रहा होगा, बाद में उसी एंसेस्टर से हमको एक जैसा लिम्ब मिला, लेकिन क्योंकि हम डिफरेंट हैबिटेट में, डिफरेंट प्लेसेस पे रह रहे थे, तो हमने उसी स्ट्रक्चर का अलग अलग उपयोग किया। चिड़िया ने उस लिम्ब को उड़ने के लिए उपयोग किया, हम इंसानों ने चलने के लिए उपयोग किया, है ना, फ्रॉग ने जंप करने के लिए उपयोग किया, तो फंक्शन अलग है। और ऐसे ऑर्गन्स को हम होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। क्लियर? Homologous characteristic help us to identify an evolutionary relationship between apparently different species.
तो हम सभी डिफरेंट स्पीशीज हैं कि नहीं? ह्यूमन, बर्ड, लिजार्ड और फ्रॉग अलग अलग स्पीशीज हैं। तो जब अलग अलग स्पीशीज के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी सिमिलैरिटी फाइंड आउट करना होता है, तो हम किसका हेल्प लेते हैं? होमोलोगस ऑर्गन का हेल्प लेकर इस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो ये हमको ये बता रहा है होमोलोगस ऑर्गन कि जरूर हम में कोई ना कोई, हम लोग अलग अलग स्पीशीज तो हैं लेकिन हमारे में सिमिलैरिटी जरूर होगी। ह्यूमन में, बर्ड में, लिजार्ड में, फ्रॉग में सिमिलैरिटी जरूर रही होगी। ठीक है, और एक चीज ये भी पता चल गई आपको कि होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं। ऐसे ऑर्गन डिफरेंट स्पीशीज में जिनका स्ट्रक्चर सेम हो पर फंक्शन अलग हो। ठीक है, और होमोलोगस का उल्टा होता है एनालोगस ऑर्गन। जैसे कि आप यहां देख रहे हो बैट और बर्ड का, आप यहां क्या देख रहे हो? विंग। तो एनालोगस ऑर्गन का क्या स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है पर फंक्शन कॉमन होता है। होमोलोगस का स्ट्रक्चर सेम था, फंक्शन डिफरेंट था। यहां स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, फंक्शन सेम है। जैसे यहां देखो बैट का जो ये विंग है, ठीक है, और ये जो चिड़िया का जो विंग है, दोनों अलग अलग है। स्ट्रक्चर अलग दिख रहा है कि नहीं? ये देखो यहां ऐसे 5 उंगलियां टाइप की निकली हुई हैं, यहां तो नहीं निकली, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। लेकिन चाहे बैट का विंग हो, बर्ड का यानी चिड़िया का विंग हो, यूज तो दोनों के लिए सेम है, दोनों उड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे ऑर्गन को हम क्या कहेंगे? एनालोगस ऑर्गन। ठीक है, विंग्स ऑफ बैट्स आर स्किन फोल्ड्स स्ट्रेस्ड मेनली बिटवीन द इलोंगेटेड फिंगर्स। तो ये जो इलोंगेटेड फिंगर्स है ना, इसके बीच में ये जो बैट का, चमगादड़ का जो चमड़ा स्किन स्ट्रेच है वो विंग का काम करता है। लेकिन चिड़ियों में विंग्स ऑफ बर्ड्स आर फेदरी कवरिंग ऑल अलोंग द आर्म, और जबकि बर्ड में जो ये हड्डियां हैं इसके ऊपर जो फेदर पंख हैं वो लगे रहते हैं और वो विंग का काम करते हैं। तो स्ट्रक्चर तो अलग अलग है लेकिन दे हैव कॉमन यूज फॉर फ्लाइंग, लेकिन काम एक चीज में इस्तेमाल हो रहा है। बैट भी इसको, चमगादड़ भी इसको उड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और बर्ड भी इसको उड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो फंक्शन क्या है? सेम, कॉमन। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहेंगे? हम एनालोगस ऑर्गन कहेंगे। और ये बता रहा है कि इनकी जो ओरिजिन्स हैं, ओरिजिन अलग अलग है, क्योंकि स्ट्रक्चर अलग हो गए तो इनका ओरिजिन भी अलग है, इनमें डिससिमिलैरिटीज ज़्यादा है। तो एनालोगस ऑर्गन से हमको ये पता चलता है कि स्पीशीज में सिमिलैरिटी कम है, डिससिमिलैरिटीज ज़्यादा है। और होमोलोगस ऑर्गन से पता चलता है कि स्पीशीज के बीच में सिमिलैरिटीज अधिक है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ट्रेस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। क्लियर? अब इवोल्यूशन में फॉसिल्स का बहुत बड़ा रोल है। जी हाँ, फॉसिल्स मरे हुए जानवरों के अवशेष जो मिट्टी, चट्टान, ठीक है, इनसे मिलते हैं, उन्हीं को तो हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स। तो वही तो लिखा है, प्रिजर्व्ड ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फॉसिल। जैसे कि ये देखो, डायनासोर का पता कैसे चला हमको कि धरती पर डायनासोर भी रहते थे? डायनासोर की हड्डियों के अवशेष मिले, मतलब फॉसिल्स मिले। उसी तरह ये देखो फॉसिल्स, उसी तरह ये देखो फॉसिल्स, है ना? अगर डायनासोर वाली मूवी देखी होगी तो उसमें जरूर इस फॉसिल का यूज किया है, और यूज करके क्या किया? डायनासोर के जीन को क्या किया, मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालकर डायनासोर पैदा किया, यही दिखाया गया है ना? तो कहने का मतलब यह है कि फॉसिल से हमको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में मदद मिलती है, इसीलिए हम फॉसिल्स की क्या करते हैं? स्टडी। ठीक है, अगर आप ही सोचो कि डायनासोर का हमको पता कैसे चला होगा? फॉसिल्स के, अगर फॉसिल्स नहीं होते, डायनासोर की हड्डियों के अवशेष नहीं होते धरती पर, तो हमको कभी शायद पता नहीं चल पाता कि धरती पर डायनासोर भी रहा करते थे। और फिर डायनासोर और आज की स्पीशीज के बीच में क्या इवोल्यूशनरी संबंध है, ये भी नहीं पता लगा पाते, है कि नहीं? तो फॉसिल्स हेल्प अस टू फाइंड आउट द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द करेंट स्पीशीज एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। जैसे आजकल की स्पीशीज है चिड़िया, चिड़ियों की अलग अलग स्पीशीज है, और एक जमाने में डायनासोर भी उड़ते थे, और उड़ने वाले डायनासोर से पहले चलने वाले डायनासोर थे।
तो चलने वाले डायनासोर फिर उनसे इवॉल्व हुआ उड़ने वाले डायनासोर, और धीरे धीरे वही उड़ने वाले डायनासोर इवॉल्व होकर किस में बदल गए, बर्ड्स में। तो उनके बीच में कोई ना कोई संबंध होगा इवोल्यूशन का, तो वो पता कैसे चलेगा, इन मरे हुए जानवरों के अवशेष से, यानी प्रिजर्व ट्रेसेस से, जिन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। ठीक है, अब हाउ डू वी नो हाउ ओल्ड द फॉसिल आर। अब फॉसिल कितना पुराना है, लाख साल पुराना, 2 करोड़ साल पुराना, ये पता कैसे लगाते हैं। तो इसके 2 तरीके हैं एस्टिमेशन के। पहला तरीका ये है कि रिलेटिव फॉसिल्स, जानवर मरेगा तो उसके ऊपर मिट्टी की लेयर बनती जाएगी, तो जितना ज़्यादा नीचे गहराई में फॉसिल्स मिलेगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पुराना होगा। तो वही तो लिखा है, इफ़ वी डिग इनटू द अर्थ एंड स्टार्ट फाइंडिंग फॉसिल्स, it is reasonable to suppose that the fossil we find closer to the surface are more recent than the fossil we find deeper layers। तो जो फॉसिल हमको धरती के नीचे बहुत गहराई में मिलते हैं वो बहुत पुराने हैं, और जो सरफेस के करीब मिल जाते हैं वो फॉसिल्स क्या हैं, कम पुराने हैं, मतलब थोड़े नए हैं। इस तरीके से हम फॉसिल की क्या एज पता लगा लेते हैं। देखो ये बहुत गहराई में है फॉसिल, तो ये ज़्यादा पुराना होगा। ये फॉसिल कम गहराई पे है, तो ये नया फॉसिल, मतलब इस फॉसिल की एज कम होगी। एक तो ये तरीका है जो कि रिलेटिव टेक्निक है, और दूसरा है रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग टेक्निक, जिससे हम एक्यूरेट एज पता लगाते हैं। तो सेकेंड वे ऑफ डेटिंग फॉसिल इज बाय डिटेक्टिंग द रेशियो ऑफ डिफरेंट आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट इन द फॉसिल मटेरियल। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट हाउ एग्जैक्टली दिस मेथड वर्क्स। तो देखो इसमें क्या करते हैं बच्चों, रेडियो एक्टिव आइसोटोप लेते हैं, और जो पत्थर जिसमें फॉसिल्स है उस पत्थर का जब रेडियो एक्टिव डेटिंग करते हैं तो हमको उस पत्थर की एज पता चल जाती है, और उस पत्थर में जो फॉसिल है उसकी एज पता चल जाएगी, क्योंकि जितना पत्थर पुराना होगा लगभग उतना ही पुराना क्या होगा फॉसिल्स। तो एक ये दूसरी टेक्निक है। तो 2 टेक्निक होती है फॉसिल्स को पता करने की, एक रिलेटिव टेक्निक और दूसरी डेटिंग टेक्निक, जिसमें हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज करते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। तो बच्चों इवोल्यूशन बाय स्टेजेस का मतलब क्या है? इवोल्यूशन अकर्स स्टेप बाय स्टेप एंड नॉट इन वन स्टेप। कुछ क्लिक किया दिमाग में? अरे बहुत सिंपल है, इवोल्यूशन एक दिन में नहीं होता। मतलब एक दिन आप सोए तो उस दिन चूहा देखा, और अगले दिन आँख खुली तो वही चूहा में इवोल्यूशन हो गया, वो हाथी बन गया। ना, ऐसा नहीं है कि एक दिन डायनासोर थे धरती पर और अगले दिन रविवार आया, सारे डायनासोर ने बोला कि हम मर जाते हैं, तो अगले दिन डायनासोर खत्म हो गए। इवोल्यूशन एक दिन में, एक साल में नहीं होता, कई हजारों साल लगते हैं। और हजारों साल मतलब कि इवोल्यूशन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये तुरंत नहीं होता, स्लो प्रोसेस है, इसको समय लगता है और स्टेप लगते हैं। जैसे खाना बनाना है तो पहले सब्जी छीलोगे, धोगे, बर्तन को गैस पे चढ़ाओगे, है ना, सब्जी काटोगे, उसको डालोगे, नमक मसाला, तो कई स्टेप हैं। उसी तरह इवोल्यूशन भी स्टेप वाइज होता है, एक सिंगल स्टेप में नहीं होता। ठीक है, जैसे ये देखो डायनासोर, करोड़ों साल पहले डायनासोर रहा करते थे, फिर क्या आ गए, फिर इन डायनासोर में धीरे से इवोल्यूशन हुआ समय के साथ, तो इनमें पंख आ गए, फेदर्स, जिससे ये अपने आप को सूर्य की तेज रोशनी में, सन के तेज लाइट में अपने आप को ढक लेते थे, है ना। लेकिन इनमें और इवोल्यूशन हुआ, और इन्हीं उड़ते हुए डायनासोर जो पहले उड़ नहीं रहे थे बाद में उड़ने लगे। पहले तो इनका जो फेदर है वो किस काम आता था, अपने आप को गर्मी मतलब सन से प्रोटेक्ट करने के लिए। बाद में इनमें इवोल्यूशन हुआ तो ये उड़ने लगे, और धीरे धीरे इवोल्यूशन से किसका फॉर्मेशन हुआ, स्पीशीज का। कौन सी स्पीशीज? बर्ड्स, नए बर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ। तो आपको क्या लगता है कि एक दिन में हुआ? नहीं, कई हजारों साल में हुआ। तो इसका मतलब इवोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप होता है, एक तुरंत झटके में नहीं होता। क्लियर? तो वही लिखा है, इट इज ऑल वेरी वेल टू से दैट very dissimilar looking structure
इवॉल्व फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्ट्रल डिजाइन। तो हमारे सभी जानवरों के कहीं ना कहीं एंसेस्टर कॉमन रहे होंगे और उन एंसेस्टर से, कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट दिखने वाले स्ट्रक्चर डेवलप हुए और उसके कारण हम सभी स्पीशीज में क्या हैं, अंतर है। हम सभी अलग नज़र आते हैं। हाथी अलग नज़र आता है, जिराफ का देखने में अलग नज़र आता है, इंसान अलग नज़र आते हैं, है कि नहीं। चलो, इट इज़ ट्रू दैट एनालिसिस ऑफ ऑर्गन स्ट्रक्चर इन फॉसिल अलाउ अस टू मेक एस्टिमेट्स ऑफ हाउ फार बैक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप गो। यानी फॉसिल्स में जब हम ऑर्गन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उससे हमको ये पता लगा सकते हैं कि इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ होगा और क्या है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, है कि नहीं। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं, वाइल्ड कैबेज, ठीक है। वाइल्ड कैबेज को डिफरेंट कैबेज में इवोल्यूशन हुआ और ये इवोल्यूशन नेचुरल नहीं था। इंसान ने अपने यूज़ के लिए क्या किया, इस तरीके से उसमें ब्रीडिंग किया कि नए स्पीशीज कैबेज के बन गए। तो देखो, वाइल्ड कैबेज से क्या है, यहाँ कोलराबी लिखा है, ये गोभी है, ये ब्रोकली है, ये पत्ता गोभी है, ये लाल पत्ता गोभी है, ये एक दूसरी प्रकार की गोभी है। तो आजकल मार्केट में जितने भी गोभी की वैरायटी मिलती है, ये सभी वैरायटी, चाहे वो ब्रोकली हो चाहे कैबेज हो, कहीं ना कहीं एक सिंगल एंसेस्टर वैरायटी से निकली होगी, यानी वाइल्ड कैबेज से निकली है। तो ये इवोल्यूशन तो है, लेकिन ये आर्टिफिशियल इवोल्यूशन है, मतलब आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन नहीं है। हमने क्या किया, वाइल्ड कैबेज को ब्रीडिंग किया, ब्रीडिंग से वो नई वैरायटी बन गई, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली। ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, है ना। ये इवोल्यूशन का कहा जाएगा, लेकिन ये इवोल्यूशन इंसान ने किया है। लेकिन कुल मिलाकर ये संभव है कि अगर हमको स्ट्रक्चर पता हो तो एंसेस्टर का पता लगा सकते हैं। क्लियर। चलो, अब क्या लिखा है हेडिंग, इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विथ प्रोग्रेस। इवोल्यूशन और प्रोग्रेस को सेम नहीं समझना है। अब इसको मैं डायग्राम से समझाता हूं। देखो, ये है प्रोग्रेस का डायग्राम और ये है इवोल्यूशन का डायग्राम। तो इवोल्यूशन और प्रोग्रेस में अंतर है। यहां देखो, ये लैडर है, इसका मतलब ये कि यहां एक स्पीशीज खत्म होकर दूसरी स्पीशीज आई, दूसरी स्पीशीज खत्म होकर तीसरी स्पीशीज आई और तीसरी स्पीशीज खत्म होकर चौथी यानी ह्यूमंस आई। और ये दिखा रहा है कि ह्यूमन सबसे टॉप पर है, मतलब सबसे ज़्यादा क्या है, एडवांस कैरेक्टर ह्यूमंस में है, और ये है प्रोग्रेस। लेकिन जरा इसको डायग्राम को देखो, यहाँ ये दिखा रहा है कि हमारे एंसेस्टर तो कॉमन थे, हम सभी के एंसेस्टर पूर्वज कॉमन थे, और उसी कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग ब्रांच इवोल्यूशन हुआ और क्या हुआ, अलग अलग ब्रांच निकली और उसी ब्रांच से कुछ कीड़े बन गए, कुछ मछलियां बन गई, कुछ इंसान बन गए, कुछ पेड़ पौधे बन गए। तो यहाँ क्या है, ये नहीं दिख रहा कि इंसान सुपीरियर है इस वाले डायग्राम में, लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ ऐसा दिख रहा है कि इंसान सुपीरियर है सबसे, क्योंकि उसने पिछलो सीधे बाकी सारे स्पीशीज को, जानवरों को हटाकर वो आया है। तो हमको ये नहीं समझना है, इवोल्यूशन और प्रोग्रेस अलग अलग चीज है। ठीक है, समझ में आया। तो ये ध्यान रखना बच्चों कि इवोल्यूशन और प्रोग्रेस में अंतर है। इवोल्यूशन इज सिंपली द जनरेशन ऑफ डाइवर्सिटी। देखो, डाइवर्सिटी जनरेट हो रही है, अलग अलग डाइवर्सिटी, एंड द शेपिंग ऑफ डाइवर्सिटी बाय इन्वायरमेंटल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन के वजह से जो स्पीशीज में इवोल्यूशन हुआ तो डिफरेंट प्रकार की, डिफरेंट टाइप की स्पीशीज बन गई। लेकिन डिफरेंट स्पीशीज में हम ये नहीं कह सकते कि ह्यूमन सुपीरियर है, प्लांट इंफीरियर है, नहीं, दोनों एक लेवल पे हैं। ये है इवोल्यूशन। और अगर हम ये कहेंगे कि ह्यूमन ज़्यादा सुपीरियर है तो वो प्रोग्रेस कहलाएगा। तो इवोल्यूशन और प्रोग्रेस में अंतर है। ठीक है, समझ में आया। इन अदर वर्ड्स, ह्यूमन बींग्स आर नॉट द पिनेकल ऑफ इवोल्यूशन।
हाँ, ऐसा नहीं है कि इवोल्यूशन का सबसे बेस्ट रिजल्ट है हम, नहीं, हम भी इवोल्यूशन से बने, बंदर भी बने, मछलियाँ भी बनी, और हम सभी एक लेवल पे हैं। हम में ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा इवॉल्व है, कोई कम इवॉल्व है ना। अगर इस इवोल्यूशन के हिसाब से चलेंगे, प्रोग्रेस के हिसाब से चलेंगे, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, ह्यूमंस में ज़्यादा एडवांस कैरेक्टर है, वो सुपीरियर है। लेकिन इवोल्यूशन के हिसाब से हम ये नहीं कहेंगे। क्लियर? तो वही लिखा है, बट सिंपली येट अनदर स्पीशीज इन द टीमिंग स्पेक्ट्रम ऑफ इवॉल्विंग लाइफ। मतलब दूसरे भाषा में अगर इवोल्यूशन हम देखें तो ह्यूमन बींग्स आर नॉट द पिनेकल ऑफ इवोल्यूशन। पिनेकल मतलब सबसे टॉप पर। तो इवोल्यूशन के हिसाब से हम सबसे टॉप पे नहीं हैं, हम उसी लेवल पे हैं जिस लेवल पे बाकी स्पीशीज हैं। ये है इवोल्यूशन। क्लियर? अब बात करें ह्यूमन इवोल्यूशन की, तो हम सभी को पता है बच्चों कि ह्यूमंस की जो धरती पर पॉपुलेशन है उसमें वैरायटी पाई जाती है ना। देयर इज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन फॉर्म्स एंड फीचर अक्रॉस द प्लेनेट, है कि नहीं? जैसा कि आपने रेस के बारे में सुना होगा, रेस के बारे में सुना है कि नहीं? ये इस रेस के ह्यूमन है, ठीक है। गोरे लोग, काले लोग, ब्राउन पीपल, सुना है कि नहीं? तो फॉर ए लॉन्ग टाइम पीपल यूज टू टॉक अबाउट ह्यूमन रेस। स्किन कलर skin color used to be the most commonest way of identifying these so called races। तो हम सभी ह्यूमंस हैं, लेकिन अंतर क्या है कि हम डिफरेंट रेस को बिलोंग करते हैं। ब्राउन पीपल, वाइट पीपल, ब्लैक पीपल। तो ये जो बोल रहे हैं ना कि ब्राउन पीपल है, ये एक रेस को दिखा रहा है, और रेस की पहचान स्किन कलर से की जाती थी। लेकिन हम भले ही अलग अलग रंग के हैं, लेकिन हम क्या हैं? हम में मॉलिक्यूलर लेवल पे, बायोलॉजिकल लेवल पे हम सभी सिमिलर हैं, हम सभी होमोसेपियंस हैं। ये भी होमोसेपियंस हैं, ये भी होमोसेपियंस है, ये भी होमोसेपियंस है, बस कलर का फर्क है ना। हम सभी इंसान हैं। तो देयर इज नो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक लेवल। तो साइंस के हिसाब से हम में कोई अंतर नहीं, बस स्किन कलर अलग है ना। देयर इज नो बायोलॉजिकल बेसिस टू द नोशन ऑफ ह्यूमन रेस, ऑल ह्यूमंस आर सिंगल स्पीशीज। ऐसा नहीं है कि रेसेस का मतलब उन अलग अलग स्पीशीज है ना। ये नहीं समझना है कि रंग अलग अलग है हमारा, तो हम जितने भी ह्यूमंस हैं उनकी प्रजाति यानी स्पीशीज अलग है, ये स्पीशीज अलग है, ये अलग स्पीशीज है, ना ना ना, ऐसा सोचना ही नहीं। ह्यूमन जितने भी हैं अर्थ पे, वो सभी एक स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, वो है होमो सेपियंस। चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो वाइट हो, चाहे ब्राउन पीपल हो, चाहे जैसे हो। ठीक है, क्लियर? अब हमको पता है कि ह्यूमन का ये जो इवोल्यूशन हुआ है ना, कहाँ से हुआ है? अफ्रीका से। जी हाँ, पहले सारे ये जो कॉन्टिनेंट थे वो सटे हुए थे, जुड़े हुए थे, है ना। और जब जुड़े हुए थे तो जो अफ्रीका, आज का जो अफ्रीका है, वहाँ से our genetic footprints can be traced back to our African root. A couple of 100,000 years ago, कई हजार साल पहले, some of our ancestors left Africa. कुछ एंसेस्टर अफ्रीका में रह गए और कुछ एंसेस्टर अफ्रीका को छोड़कर अमेरिका, यूरोप, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ क्या हो गए? ट्रांसफर हुए। और समय समय पर वो एशिया से अफ्रीका आते थे, अफ्रीका से एशिया जाते थे, तो उनके बीच में क्या होता था? रिप्रोडक्शन। और इसके वजह से क्या हुआ? अलग अलग रेसेस का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन हम सभी हैं तो एक ही स्पीशीज। इस तरीके से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है। तो हमारा कहा जाता है कि जो ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ वो अफ्रीका से हुआ। ठीक है, अफ्रीका से पूरी दुनिया में ह्यूमन पॉपुलेशन क्या हो गई? फैल गई। क्लियर? तो ये रहा इस सेशन में स्पेशिएशन के बारे में, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड आउट कैसे करते हैं, होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन क्या होता है। तो हमने इस तरीके से पूरा इस सेशन को पढ़ा और स्पेशिएशन को समझा। आई होप यू लाइक दिस सेशन। इसी तरह सेशन में पढ़ते रहिए और अड्डा 24/7 क्लास 9 और 10 से जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच।